क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग एक अद्भुत और रहस्यमय खजाना है जिसे आप पूरी तरह से अनलॉक नहीं कर पाए हैं। इस विचार ने हमेशा से लोगों की उत्सुकता बढ़ाई है। सवाल यह है कि क्या वाकई अपने मस्तिष्क के 90% हिस्से को हम जागृत कर सकते हैं, और अगर ऐसा संभव हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इसी सवाल को केंद्र में रखते हुए यह वीडियो शुरू होती है, जिसका उद्देश्य नई और बेहतर जानकारी प्रदान करना है, खासकर हेडफोन्स के साथ, ताकि आप पूरी तरह से इस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वीडियो का पहला अध्याय दिमाग के 10% उपयोग के मिथक पर आधारित है। यह एक ऐसा विचार है जिसे सुनकर हर किसी के मन में हलचल मच जाती है। सोचिए, अगर हम अपने मस्तिष्क का केवल 10% उपयोग करते हैं तो शेष 90% क्या करता है? क्या वह आराम करता है? यह झूठी बात 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब एक न्यूयॉर्क प्रोफेसर ने दावा किया कि इंसान अपने मस्तिष्क का बहुत छोटा हिस्सा उपयोग करता है। यह विचार इतना रोचक था कि इसे बिना किसी वैज्ञानिक पुष्टि के सच मान लिया गया, और यह एक तथाकथित सच बन गया। हालांकि न्यूरो साइंटिस्ट ने आधुनिक तकनीकों जैसे MRI और ब्रेन स्कैनिंग के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि हमारा दिमाग लगभग हर समय सक्रिय रहता है, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी। इसलिए 90% दिमाग के निष्क्रिय होने का सवाल ही नहीं उठता। यह मिथक केवल एक मनगढ़ंत बात है जिसका उद्देश्य मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करना हो सकता है। 10% वाले मिथक को लोकप्रिय बनाने में फिल्मों ने बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे लूसी और लिमिटलेस। यह विचार इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसे मजाक और कहानियों में भी शामिल किया गया। एक प्रोफेसर और छात्र के बीच के संवाद को मजेदार तरीके से परोसा गया है, जिसमें प्रोफेसर से स्टूडेंट पूछता है कि क्या इसे और भी बढ़ाया जा सकता है, तो इस पर प्रोफेसर जवाब देते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, और इसी तरह की झूठी बातों में फंस करके यह हमारी मानवीय कमजोरियों और इच्छाओं को उजागर करता है। हम हमेशा मानते हैं कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और यही बात हमें सच लगती है। लेकिन कभी कभी यह मिथक हमें अपनी असफलताओं का बहाना भी देता है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो इसे हम पूरी क्षमता का उपयोग न करने पर टाल देते हैं। यह मिथक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी क्षमता असीम है, और यही विचार इसे इतना आकर्षक बनाता है। इस हिस्से में दिमाग के 10% उपयोग के मिथक का विस्तार से विश्लेषण किया गया है, जो कि एक प्रेरणादायक लेकिन वैज्ञानिक रूप से गलत धारणा है। यह विचार मनोरंजन और प्रेरणा देने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे वास्तविकता मान लेना हमारी समझ की सीमा को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसल का आधा हिस्सा छोड़ दे तो कितना अजीब लगेगा? इसी तरह यह सोचना कि हमारा दिमाग केवल 10% उपयोग करता है, एक्चुअलिटी से यह कोसों दूर है। हमारा ब्रेन पहले से ही पूरी क्षमता से काम करता है, लेकिन हमें उसकी संभावनाओं को समझने और सही तरीके से उसे यूज करने की आवश्यकता है। यह मिथक केवल मनोरंजन का साधन है, न कि सच्चाई। यह कहने पर कि बाकी 90% ब्रेन सिर्फ आराम या नेटफ्लिक्स देखने में लगा है, एक मजाकिया प्रतिक्रिया हो सकती है। असल में हमारा ब्रेन पहले से मौजूद सुपर पावर है, जिसे सही प्रशिक्षण और सही यूसेज के माध्यम से और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम समझते हैं हमारे दिमाग की हिडन सिटी को। दिमाग को एक विशाल और रहस्यमय शहर के रूप में समझा जा सकता है, जहां हर गली और हर इमारत का एक विशेष उद्देश्य है। यह शहर इतना बड़ा है कि संभवतः हम इसकी सभी गलियों में घूम नहीं पाते। क्या होगा यदि कोई आपको इस शहर के छिपे हुए हिस्सों को खोजने और उनका उपयोग करने का तरीका सिखा दे? एक कहानी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जिसमें एक आदमी ने एक पुराना महल खरीदा, लेकिन केवल उन कमरों का उपयोग किया जिनके दरवाजे अभी खुले हुए थे। बाकी बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश में उसने आलस्य दिखाया।
यह कहानी हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि हम भी अपने दिमाग के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। केवल परिचित क्षेत्रों का उपयोग करते हुए हम बाकी की अनदेखी पूरी लाइफ करते रहते हैं। अब हम हमारे दिमाग के 3 हिस्सों के बारे में बात करते हैं। इसमें से पहला होता है सर्वाइवल ब्रेन, जिसे रिपीटेटिलियन ब्रेन कहा जाता है। यह हमारी बुनियादी जरूरतों जैसे श्वास, भोजन और खतरों से बचने के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के लिए, जब आप अचानक भूख लगने पर फ्रिज से कुछ खाने के लिए उठते हैं, तो यह आपका सर्वाइवल ब्रेन है जो सक्रिय होता है। दूसरा होता है इमोशनल ब्रेन, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। यह हमारी इमोशन का केंद्र होता है। जब आप किसी इमोशनल सीन देखकर के रोते हैं या किसी पुरानी याद से खुशी का अनुभव करते हैं, तो यह इसी हिस्से का काम होता है। तीसरे नंबर पर होता है लॉजिकल ब्रेन, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है। यह वह हिस्सा है जो आपकी समस्याओं को हल करने और एक्शन प्लान बनाने में मदद करता है। जब ये तीनों हिस्से संतुलन में होते हैं, तो हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं होता है। लेकिन अक्सर हम इन हिस्सों का बैलेंस्ड यूजेस कभी कर ही नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए, कभी हम सिर्फ भावनाओं के आधार पर गलत फैसले लेते हैं, और कभी इतने तर्कशील हो जाते हैं कि अपनी इमोशन को पूरी तरह से दबा देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग के इन सभी हिस्सों को बैलेंस्ड रूप से अनलॉक कर सकें? ध्यान और न्यूरल नेटवर्क रिप्रोग्रामिंग इसके प्रभावी उपयोग है, और इसी के माध्यम से हम हमारे ब्रेन को एक बार फिर से जागृत कर सकते हैं। ध्यान करने से इमोशनल ब्रेन शांत होता है और लॉजिकल ब्रेन अधिक सक्रिय हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की नए कनेक्शन बनाने की क्षमता इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तो आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज सुबह जॉगिंग करने का निर्णय लेते हैं, तो शुरुआत में आपका दिमाग आलसी महसूस करेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। यह प्रक्रिया दिखाती है कि हमारा मस्तिष्क बदलाव के लिए तैयार है, बशर्ते हम उसे सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर पाए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसमें हमारी हर याद, भावना, डर और उम्मीदें गहराई में छिपी होती है। पर समस्या यह है कि हम इसकी सतह को छूने तक में आलसी हो जाते हैं। इसे समझाने के लिए एक कहानी साझा की गई है। एक आदमी ने मछुआरे से पूछा कि इतनी गहरी नदी से मछली कैसे पकड़ते हो? तो यहाँ पर मछुआरे ने हंसते हुए उत्तर दिया कि जो गहरे पानी तक न पहुँच सके, वह मछली कैसे पकड़ सकता है। और ठीक इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों तक पहुँचना जरूरी होता है, क्योंकि यही हमारे जीवन का असली नियंत्रण संभालता है। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में विभाजित है, कॉन्शियस माइंड यानी कि सचेत मस्तिष्क, और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मस्तिष्क। कॉन्शियस माइंड रोजमर्रा के केवल 5 to 10% निर्णय लेता है, जबकि बाकी 90 से 95% फैसले सबकॉन्शियस माइंड पर निर्भर होते हैं। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा अवचेतन मस्तिष्क पर आधारित है, तो इसे समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, तो हर एक काम, ब्रेक लगाना, गियर बदलना, क्लच दबाना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन कुछ महीनों बाद यह सब अपने आप होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी कॉन्शियस प्रैक्टिस धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। यह दर्शाता है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें और सोच सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है। सबकॉन्शियस माइंड की एक बड़ी खूबी यह है कि यह जैसा इनपुट पाता है, वैसा ही आउटपुट देता है। यदि आप इसे पॉजिटिव अफर्मेशंस फीड करेंगे, तो यह सामने से भी वैसे ही ऑटो सजेशन भेजेगा और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान ने अपने खेत में एक बड़ा पत्थर देखा और हमेशा उसे एक समस्या समझकर चिंता करता रहा।
एक दिन उसके बेटे ने उस पत्थर को उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा, यह तो बस एक पत्थर था, समस्या नहीं। यही फर्क है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसा सोचता है वैसा ही आप महसूस करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करना जरूरी होता है। इसका पहला तरीका होता है ऑटो सजेशन, जिसमें आप खुद को बार बार सकारात्मक बातें दोहराते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ। ये वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मस्तिष्क में गहराई से प्रवेश करते हैं और आपकी सोच को बदल देते हैं। इस भाग में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ के 90% से अधिक हिस्से को नियंत्रित करता है। इसे सही दिशा में फीड करने और रिप्रोग्राम करने के लिए ऑटो सजेशन जैसे तरीके महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिविटी से भरते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड असीम ताकत और क्षमता प्रदान करता है। यह अध्याय एक गहरी सीख देता है। हमारी जिंदगी की समस्याएं केवल हमारे दृष्टिकोण और सोच का परिणाम है। जब हम सोच बदलते हैं तो जीवन भी बदल जाता है और हमारे जीवन में आने वाले सभी समस्याएं भी हल हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने का एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप एक बड़ी कार खरीदने का सपना देखते हैं तो हर रात कुछ मिनट उस कार को अपने पास इमेजिन करें। ऐसा महसूस करें कि जैसे आप उसे चला रहे हैं। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस टारगेट को सच मानने के लिए प्रेरित करती है और आप उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यहाँ पर यह यूजफुल टूल हमें सिखाता है कि हमारे दिमाग को सही सोच और सकारात्मक विचारों से गहराई तक प्रभावित किया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, जिसके जरिए यह खुद को बदल और अनुकूलित कर सकता है। इसे मिट्टी के बर्तन के एग्जाम्पल से समझाया गया। जैसे शुरुआत में मिट्टी नरम होती है और किसी भी आकार में ढल सकती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी नई जानकारी और आदतों को आसानी से स्वीकार करता है। हालांकि जैसे मिट्टी पक्की हो जाती है, वैसे ही समय के साथ हमारे दिमाग के नर्व सेल्स और न्यूरो पाथवेज भी स्थिर हो जाते हैं। पर क्या इन्हें दोबारा बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे कोई नई लैंग्वेज, कुछ बजाने के इंस्ट्रूमेंट और कोई नई स्किल, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर यह कनेक्शन और मजबूत हो जाते हैं। इसे हैबिट लूप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार कहे कि मुझे कुछ नहीं आता, तो उसका दिमाग इस सोच को सच मान लेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति यह कहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो उसका दिमाग इस नई सोच को अपना लेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी यह ताकत देती है कि हम अपने दिमाग को किसी भी उम्र में पुनः डिजाइन कर सकते हैं, चाहे हम 15 साल के हो या फिर 50 साल के। न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करने के दो प्रमुख तरीके हैं। रिपीटेशन, दोहराव, यानी कि नई आदतों को बार बार दोहराना दिमाग के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए, यदि सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत है, तो इसे बदलकर मेडिटेशन करने की नई आदत डालें। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने से आपका दिमाग इसे अपना लेगा। चैलेंजिंग यूर ब्रेन, यानी कि दिमाग को चुनौती देना। नई चुनौतियां दिमाग को सक्रिय और लचीला बनाए रखती है। उदाहरण के तौर पर, नई लैंग्वेज सीखना, वाद्य यंत्र बजाना या उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करना आपके न्यूरल नेटवर्क को मजबूती देता है। इन सभी प्रयासों से नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जो आपके दिमाग को रिवाइवर करते हैं और आपको उन सपनों को साकार करने में मदद करते हैं जिन्हें आप असंभव मानते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक और अहम पहलू है असफलताओं से सीखना। हर बार आप जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं, तब भी आपका दिमाग नई जानकारी और अनुभव के जरिए खुद को बदलता है। एक डॉक्टर और मरीज के मजेदार संवाद के जरिए यह समझाया गया है कि सीखने का सबसे बड़ा नियम है कंटिन्यूटी और पेशेंस को बनाए रखना। हर असफलता हमारे ब्रेन को मजबूत और लचीला बनाती है।
इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि हमारा दिमाग कोई स्थिर मशीन नहीं है। यह हर दिन हर पल बदलने और नई चीज़ें सीखने की क्षमता रखता है। सही सोच, सही आदतें और हमारे ब्रेन को नई चुनौतियाँ देना, यानी कि चैलेंजेस देना, इसे बेहतर और अधिक सक्षम बनाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यह ताकत देती है कि हम अपनी आदतें, सोच और व्यवहार को पूरी तरह से बदले और इसी के जरिए हम अपने सपनों को साकार कर सकें। आपकी भावनाएं, खुशी, गुस्सा, डर या प्यार आपके दिमाग की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती है। हर भावना आपके दिमाग में एक रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन उत्पन्न करती है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है। यदि हमारे ब्रेन को एक सुपर कंप्यूटर माने, तो भावनाएं उसका कोड है। यही कोड तय करते हैं कि आप निर्णय कैसे लेंगे। एक किसान ने अपने खेत में सांप देखा और डरकर भाग गया। बाद में उसने महसूस किया कि वह सांप नहीं बल्कि एक रस्सी थी। यह घटना एमिगडाला हाईजैक कहलाती है। एमिगडाला दिमाग का वह हिस्सा है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब आप गुस्से, डर या अत्यधिक खुशी में होते हैं तो यह सक्रिय हो जाता है और आपका निर्णय उसी भावना के आधार पर होता है। विज्ञान यह बताता है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन रिलीज करता है। हालांकि लंबे समय तक इस हार्मोन का उच्च स्तर आपकी मानसिक स्वास्थ्य और आपकी मेमोरी पावर को कमजोर कर सकता है। यह वह स्थिति होती है जब आपका दिमाग आपकी भावनाओं का गुलाम बन जाता है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करना आवश्यक होता है। यह एक कौशल है जिसे आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनका सही उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमें अपनी भावनाओं को पहचानना होगा। जब आप गुस्सा करते हैं तो एक पल के लिए रुके और खुद से पूछें, क्या यह भावना सही समय पर आ रही है? क्या यह मुझे या दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है? यह अभ्यास आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना सिखाएगी। यहाँ पर सेकेंड स्टेप होती है माइंडफुलनेस। ध्यान और गहरी सांसें लेने की टेक्निक का अभ्यास करने से हमारा ब्रेन शांत रहता है। यहाँ पर इसे एक चुटकुले के माध्यम से समझाया गया है। एक आदमी से जब पूछा गया कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तो उसने जवाब दिया, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी पत्नी की सारी बातें मान लेता हूँ। यह हल्का फुल्का मजाक सिखाता है कि कैसे सेल्फ कंट्रोल और पॉजिटिव अफर्मेशन से हमारे ब्रेन को हल्का किया जा सकता है। इससे आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ और प्रबंधित कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन या सबसे अच्छी मित्र हो सकती है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। जब गुस्सा, डर या अन्य कोई नेगेटिव विचार आपके दिमाग पर हावी हो, तो एक पल रुके, मुस्कुराए और खुद से कहे, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे इमोशंस मुझे नहीं चला रहे हैं। यह मंत्र इमोशंस और हमारे ब्रेन के खेल में विजयी होने का मार्ग है। अब तक हमने बात की थी इमोशनल कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस की। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन वह शक्ति है जो आपकी वास्तविकता को बदल सकती है। साइंटिफिक रिसर्च भी यह साबित करती है कि आपका ब्रेन असलियत में और कल्पना में भेद नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि बड़े विचारक, वैज्ञानिक और कलाकार अपनी कल्पना से दुनिया को बदलते आए हैं। कल्पना का यह जादू आपके वर्तमान को बदलने और आपके भविष्य को आकार देने में सहायक हो सकता है। इसकी गहराई में जानने से आप अपने जीवन को असंभव से असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। कल्पना वह शक्ति है जो भविष्य को आकार दे सकती है। इस पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा हर दिन पक्षियों को आसमान में उड़ते देखता था और सोचता था कि काश वह भी उड़ सकता। उसके दोस्त इस कल्पना पर हंसते थे, लेकिन वह बच्चा, जो बाद में राइट ब्रदर्स में से एक बना,
अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने में सफल रहा। उनकी इस कल्पना ने मानवता को हवाई जहाज का तोहफा दिया। विजुअलाइजेशन इसी तरह की एक ताकतवर तकनीक है। जब आप गहराई से किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपका ब्रेन इसे सच मानने लगता है। यही वजह है कि बड़े एथलीट्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, सूट पहने कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए, तो आपका ब्रेन इसे वास्तविक बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ कल्पना करना ही काफ़ी नहीं होता है, सही सोच और मेहनत भी जरूरी होती है। कल्पना की एक और शक्ति समस्याओं को हल करने में मदद करती है। जब आप किसी समस्याओं को हल करने में असमर्थ महसूस करते हैं तो कल्पना का सहारा लें। खुद को समाधान ढूंढते हुए सोचें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को नए विचार और नए रास्ते खोजने के लिए मोटिवेट करती है। विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाने की यहाँ पर कुछ टेक्निक्स दी गई है। इनमें से पहला तरीका होता है डीप मेडिटेशन। जब आप शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग अल्फा स्टेट में चला जाता है। यह अवस्था आपकी इमेजिनेशन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। दूसरा तरीका होता है ड्रीम जर्नलिंग। सपनों को लिखना न केवल आपके अवचेतन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड को समझने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी विजुअलाइजेशन को भी कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं करोड़पति बनने वाला हूँ क्योंकि मैं दिन रात इसकी कल्पना करता हूँ। उसकी पत्नी ने मजेदार जवाब दिया, सपनों में से थोड़ा समय निकाल करके अब काम भी कर लो। यह चुटकुला इस गहरे सत्य को उजागर करता है कि कल्पना दिशा दिखा सकती है, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। कल्पना केवल भविष्य बनाने का साधन नहीं है, यह आपके वर्तमान को भी खूबसूरत बना सकती है। जब आप खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में सोचते हैं तो आप उसी पल उसी दिशा में कदम आगे बढ़ा देते हैं। इस शक्ति को समझने के लिए एक वाक्य प्रेरणा के रूप में आगे आता है, जो मैं सोच सकता हूँ वही मैं कर भी सकता हूँ। कल्पना और भविष्य की बातों से वर्तमान की ओर लौटते हुए माइंडफुलनेस एक महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। यह कला आपके दिमाग को वर्तमान में लाती है। आमतौर पर हमारा दिमाग या तो अतीत में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। यही कारण है कि हम अपने आज का पूरा आनंद नहीं ले पाते। माइंडफुलनेस वह पावर है जो आपको अपने आज में जीना सिखाती है। एक संत से किसी ने पूछा, आप इतने हमेशा शांत और खुश कैसे रहते हैं? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जब खाता हूँ तो केवल खाता हूँ। यह छोटा सा सेंटेंस हमें यह बताता है कि हमें अपने आप को प्रेजेंट में ही रखना होगा, तभी हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे। माइंडफुलनेस वह कला है जो आपको प्रेजेंट में जीने की ताकत देती है। इसे समझने के लिए एक साधारण परंतु गहरा कथन है, जब मैं चलता हूँ तो केवल चलता हूँ, जब सोता हूँ तो केवल सोता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जो भी कार्य करें उसे पूरे दिलो दिमाग से करें। साइंटिफिक पर्सपेक्ट से माइंडफुलनेस आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो फोकस, हमारे डिसीजन मेकिंग और हमारी इमोशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करके हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस आपको नेगेटिव आदतों से बाहर निकाल करके प्रेजेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के कई आसान और प्रभावी तरीके हैं, जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपनी सांसों की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ला देता है। 5 4 3 2 1 टेक्निक। जब भी आप तनाव महसूस करें तो अपने आसपास की चीज़ों को देखें, 4 चीज़ों को छुएं, 3 चीज़ों की आवाज़ सुनें, 2 चीज़ों को सूंघें, 1 चीज़ का श्वास लें। यह टेक्निक आपको वर्तमान में स्थिर कर देती है, आपके माइंड को प्रेजेंट में ले आती है।
ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं या आपको खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। माइंडफुलनेस का असली उद्देश्य यह है कि आप अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से महसूस कर सकें। खाने के स्वाद का आनंद लेना, पत्तियों की सरसराहट सुनना या सूरज की गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस करना, यही माइंडफुलनेस का सार है। तो अगली बार जब भी आपका दिमाग भटकने लगे तो आप अपने आप से कहें, मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ, और यही सबसे खूबसूरत पल है। यही माइंडफुलनेस की ताकत है, अपने दिमाग को प्रेजेंट में लाना और हर पल को पूरी तरह से जीना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग गीली मिट्टी की तरह है जिसे आप अपनी इच्छाओं और अनुभव के अनुसार ढाल सकते हैं? यह विचार है ब्रेन प्लास्टिसिटी का, जो यह बताता है कि हमारा ब्रेन खुद को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो आपके दिमाग में नई नसें सक्रिय होती हैं और उनके बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। यह न केवल आपके दिमाग को विकसित करता है बल्कि पुरानी आदतों को छोड़ने और नई आदतों को अपनाने में भी सहायक होता है। यह प्रक्रिया तब और अधिक प्रभावशाली बनती है जब आप उस भाषा का लगातार अभ्यास करते हैं, और समय और मेहनत के साथ ये कनेक्शन धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं और आपकी समझ और प्रवीणता को बढ़ाते हैं। तो आप हर पल को जिए, नई चीज़ें सीखें और अपने दिमाग की शक्तियों को पूरी तरह से पहचानें। यही आपके जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।